ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज एक बार फिर एक नए विषय के साथ आई हूँ। हमारा जो आज का विषय है, जो आज का टॉपिक है, वो है पवन द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उससे जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं, जो टोपोग्राफी बनती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज बात करेंगे उस पर। तो जैसा कि पिछले क्लास में आपने देखा था कि नदियों का जो कार्य होता है उसके द्वारा जो आपके इरोजनल लैंड फॉर्म बनते हैं, डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बनते हैं, और लास्ट में उसका जो वृद्धावस्था उसकी होती है उसमें वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमने नदियों के कार्य द्वारा जो सारे आपके लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में हमने अध्ययन किया। सेम यहाँ पे भी इस यानी कि पवन के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, सारे जो प्रोसेस होते हैं वही होते हैं, लेकिन जो लैंड फॉर्म होते हैं वो अलग अलग तरीके के बनते हैं। तो इसमें क्या है, वहां पे डिफरेंस दोनों में बस इतना है कि वहां पे नदियों द्वारा कार्य किया जाता था, यहाँ पे हवा द्वारा यानी विंड द्वारा जो है आपका जो भी कार्य किया जाता है उससे जो लैंड फॉर्म बनते हैं, तो उसको हम तरह तरह अलग अलग भागों में बांट के उसका अध्ययन किया जाता है। तो आज हम जिसके बारे में जानेंगे वो है विंड के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं, उसके द्वारा जो अपरदन से लैंड फॉर्म बनते हैं, जो निक्षेप के द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आज जो है जो इरोजनल लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या है। पवन के कार्य, ये तो मैंने पहले ही बताया, जैसे नदी की कार्य होता है वैसे ही पवन द्वारा कार्य किया जाता है। द वर्क ऑफ विंड, पवन के अपर्दन से निर्मित स्थल रूप। अपर्दन क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि जब जो है कोई भी चट्टान है उसका जो है उसके जो चूर्ण होते हैं, उसका जो टूट फूट होता है, उसका जो कटाव होता है पानी जल द्वारा या फिर हवा द्वारा जो है, उसको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन किया जाता है तो वो क्रियाएं जो है आपकी अपर्दन कही जाती हैं। तो इसी क्रम में पहला जो आपका लैंड फॉर्म बनता है वो है वातगर्त ब्लो आउट। ये क्या होता है कि इसमें जब भी कोई आपका रेगिस्तान होता है या कोई शुष्क एरिया होता है, कोई मरुस्थल एरिया होता है, तो उसमें जो है हवा का इतना तीव्र वेग होता है कि आपका जो है वहां पे एक गड्ढे नुमा आकार बन जाता है, तस्तरी नुमा आकार बन जाता है, तो उसको हम वातगर्त कहते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। मरुभूमि में पवन के लगातार प्रहार से गड्ढे बन जाते हैं। वही चीज जो मैंने अभी बताई वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि लगातार जब पवनें चलती हैं उनका वेग बहुत ही तीव्र होता है, तो बीच में जो है गड्ढे जैसा आकार बन जाता है। इन्हें तस्तरी नुमा गड्ढे भी कहा जाता है। मिस्र का जो कतारा गर्त है वो 420 फुट गहरा है और वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। कहाँ पे है वो? इजिप्ट में है, मिस्र में है। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से ये लैंडफॉर्म दिखता है बनने के बाद। ये देखिए इस तरह से ये गड्ढे नुमा इसकी आकृति आपकी बन जाती है। इस तरह से ये दिखता है। चारों तरफ आपका ये ऊंचा वाला क्षेत्र है, काफी ऊंचाई पर, नीचे ये गड्ढे जैसी आकृति इतनी आपको दिख रही है। तो इसे कहते हैं वात गर्द। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो लैंडफॉर्म बनता है हमारा इंसेलबर्ग, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग में क्या होता है, जैसे कोई भी चट्टान है तो उसमें कहीं पे आपके हार्ड रॉक होंगे, कहीं पे सॉफ्ट होंगे, तो नीचे वाले क्षेत्रों में यानी कि पवन जब चलती है यानी विंड जब चलता है तो हवा के निचले हिस्से में वो उसमें जो है जो आपके
घर्षण करने वाले जो कण होते हैं वो निचले हिस्से में पवन के ज्यादा होते हैं। तो जब भी चट्टानों से टकरा के आगे बढ़ती है तो चट्टान के निचले हिस्से में जो कोमल चट्टानें होती हैं उनका अपरदन वो ज्यादा करती है, और ऊपर वाला क्षेत्र ऐसे ही इंसेलबर्ग की तरह से दिखता है जो है। तो उसको देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ग्रेनाइट शैल के अपरदन के कारण बनते हैं। ये कौन सी शैल होती है? ग्रेनाइट शैल, जो जो जिसका जो है इरोजन होता है, जिसका अपरदन होता है, उसके द्वारा ये बनते हैं। इनका आकार कैसा होता है? पिरामिड जैसा भी होता है और गुंबद की तरह भी होता है। इसे इंसेलबर्ग कहते हैं। यानी कि जो भी आपके मुलायम चट्टानें हैं वो कट जाती हैं और पवन द्वारा उनका अपरदन कर दिया जाता है, और जो हार्ड रॉक होती है वो बची रह जाती है। तो उससे जो आपकी आकृति बनती है, जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उसको इंसेलबर्ग नाम दिया जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में थ्री सिस्टर एक इंसेलबर्ग है, 3 पहाड़ियां हैं, ये पिरामिड जैसी आपको दिखती हैं। अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो उस वो जो है इंसेलबर्ग का उदाहरण जो है प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है? इंसेलबर्ग। चलिए देख लेते हैं कि ये बनने के बाद किस तरह से ये दिखता है। ये देखिए, ये तो इसका जो है हाथ से बनाया गया है। ये आप जगह जगह पे आपको इस तरह से ये देखने को मिलेगा, यानी कि इसके ये आसपास का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, इस तरह से इसका ऊपरी क्षेत्र में अपरदन हो गया। इस तरह ये गुंबद की तरह इस तरह ये दिखता है। दूर से देखने पे ऐसे दिखेगा। पहाड़ी छोटी छोटी जैसे पहाड़ियां होती हैं उस तरह से ये दिखता है। अब इसका इमेज देख लेते हैं कि वास्तव में जो विश्व में इंसेलबर्ग हैं वो किस तरह से दिखते हैं। ये देखिए, ये है, मैंने आपको बताया था कि नीचे वाले हिस्से में, यानी कि पवन के नीचे वाले हिस्से में ज्यादा जो है जो पदार्थ कण होते हैं वो ज्यादा हार्ड होते हैं, और इस जब कोई भी चट्टान रास्ते में पड़ती है तो उसके नीचे वाले हिस्से में वो ज्यादा उसका अपरदन करते हैं, ज्यादा वहां पे ये चट्टानें जहाँ ज्यादा जो है घर्षित होती हैं। तो इस तरह से इनकी आकृति बनती है। इस तरह से ये इसका जो हार्ड रॉक है वो बचा हुआ है, यानी जो सॉफ्ट है नीचे में, जो आपका सॉफ्ट वाला रॉक था वो खत्म हो गया है। जो काफी मजबूत था, जो मजबूत चट्टान थी वो बची हुई है, और फिर उसकी आकृति इस तरह से दिखती है। इस तरह का ये लैंडफॉर्म दिखता है बनने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका है थ्री सिस्टर। दक्षिण अफ्रीका में जो है आपका पिरामिड जैसा इंसेलबर्ग जो दिखता है, आप ये इसमें देख सकते हैं, ये इस तरह से। और ये आप सोच रहे होंगे कि इस ऊपर वाले हिस्से में इसका जो है अपरदन क्यों नहीं हुआ। ये हार्ड रॉक है, यहाँ पे जो है इसके जो सॉफ्ट रॉक है वो सारे आपके पवन द्वारा अपने साथ जो है इसका कटाव कर लिया गया है, और ऊपर जो आपके कठोर शैलें हैं वो बची हुई हैं, इसलिए इसका जो शेप होता है वो पिरामिड जैसा आपको दिखता है। इस तरह से आपको दिखेगा। तो इंसेलबर्ग का जब भी नाम आता है तो ये दक्षिण अफ्रीका का जो थ्री सिस्टर इंसेलबर्ग है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद है आपका छत्रक शिला या गारा मशरूम राख। मशरूम राख क्यों कहते हैं? मशरूम के राख जो है इसका शेप उस तरह से होता है। छत्रक शिला हिंदी में कहते हैं। उसको क्यों कहते हैं अभी हम आपको इमेज के द्वारा बताएंगे कि वो देखने में ही वैसा लगता है, इसलिए उसका नाम दे दिया गया है। यहाँ पे ये बनते कैसे इसको देख लेते हैं। मरुस्थली भागों में यदि कठोर शैल के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल शैल लंबवत रूप में मिलती है, ठीक है।
इस तरह से, जैसे कोई भी चट्टान है इस तरह से, तो यहाँ पे जैसे आपकी इस तरह से जो आपकी कोमल चट्टाने हैं इस तरह से मिले, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, आपको लंबवत रूप में मिले इस तरह से। तो इनके द्वारा जब पवन का अपर्दन किया जाता है, घर्षण किया जाता है, उनको उनका कटाव किया जाता है, अपने साथ वो लेके जाती हैं, तो उसके बाद जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं उसको क्या छत्रक शिला बोलते हैं या गारा बोल सकते हैं इसको, और या फिर मशरूम राख बोल सकते हैं। तो वह पवन के अपघर्षण के प्रभाव से छतरी नुमा आकृति धारण कर लेती है। वही चीज है, जब नीचे वाला हिस्सा जो है ये अपर्दित हो जाएगा, कोमल रॉक जो है आपकी अपर्दित हो जाएगी, तो ये छाते की तरह एक हम बता रहे बना के आपको। छाते की तरह इसकी आकृति दिखती है, यानी कि कोई भी इंसान जो है इसके नीचे खड़ा हो सकता है, अपना कोई कुछ भी काम कर सकता है, रेस्ट वगैरह कर सकता है। ये काफी बड़े क्षेत्र में भी होता है, छोटे एरिया को भी कवर करता है। तो अभी हम आपको फिगर इमेज में आपको दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा ये किस तरह से ये होता है। ये देखिए इस तरह से इसकी आकृति होती है, इस तरह से ये बनता है। ये नीचे वाले हिस्से में ये हार्ड रॉक जो है नीचे वाले हिस्से में वो बचा हुआ है, और चूंकि पवन के निचले हिस्से में जो घर्षण करने वाले पदार्थ हैं वो काफी ज्यादा हैं, होते हैं, ऊपरी हिस्से में नहीं होते, इसलिए पवन ऊपरी हिस्से का घर्षण नहीं कर पाती है। और यहाँ पे जो है जो पत्थर होते हैं, जो चट्टान शैलें होती हैं, वो इस तरह से ऊपरी वाले हिस्से में दिखती हैं, जैसे कि छतरी नुमा इनकी आकृति दिखती है इस तरह से। तो लंबवत अपर्दन इसमें होता है, यानी कि इस तरह से आपका जो वो सॉफ्ट रॉक है इस तरह से पड़ी हुई होंगी, और इनकी जब ये बनेंगी तो इनकी आकृति इस तरह से होगी। मरुस्थलीय भागों में भी ये देखने को मिलती है ज्यादातर। और भी अगर कोई एरिया है जहाँ पे आपके पेड़ पौधे नहीं है, डेजर्ट, थोड़ा डेजर्ट एरिया है, थोड़ा सा शुष्क एरिया है, तो वहां पे भी ये देखने को मिलेगा। इस तरह की आपको इस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये आपकी आकृति इसमें एकदम मशरूम रॉक की तरह ये दिखता है, मशरूम की तरह, इसलिए इसको मशरूम रॉक बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बस केवल जो हार्ड रॉक है वो आपको बस इसमें दिखेगा, जो हार्ड रॉक है बस उसमें ये चीजें बची हुई दिखेंगी। और यहाँ पे देखिए काफी बड़ा है, काफी एरिया को अपना ये कवर करता है, काफी क्षेत्र को, इस तरह से इसकी आकृति बनती है मशरूम जैसी, इसलिए इसको मशरूम रॉक बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए ये तो हो गया जैसे कुछ शुष्क भागों में जहाँ पर छोटी मोटी झाड़ियां है, घास है, होती हैं, वहां पे आपको देखने को ये मशरूम रॉक या गारा जो भी बोल सकते हैं वो देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, रेगिस्तानी एरिया होता है, चारों तरफ आपके बालू के टीले होते हैं, चारों तरफ बालू होता है, और बीच में जैसे कठोर चट्टान होती है, उसका जब अपतन हो जाता है पवन द्वारा, उसका कटाव हो जाता है, तो वहां पे जो है ये आपका इस तरह से ये देखने को मिलेगा। और जो विंड द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसमें जो स्थल रूप बनते हैं वो ज्यादातर आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों में मिलता है। इसकी वजह यह है कि वहां पे हवा को बहने के लिए कोई मतलब आगे बढ़ने के लिए कोई बीच में अवरोध नहीं होता है कि वो आगे न बढ़ पाए, वो अपना निरंतर वो चलती रहती है। और
तरह तरह के आपका अपरदन के द्वारा और निक्षेप के द्वारा तरह तरह के लैंड फॉर्म बनाती है। तो जो लैंड फॉर्म बनते हैं पवन के द्वारा वो ज्यादातर रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि हवा जो है यहाँ पे बेरोक टोक जो है अपना काफी तीव्र गति से हवा का प्रवाह होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हार्ड रॉक जो है वो बची है। इस तरह से इसकी आकृति आपको देखने को मिल जाएगी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब भी आप कहीं भी यानी सहारा के रेगिस्तान में या इंडिया में ही राजस्थान में जाएंगे तो वहां पे जो आपका मरुस्थल है वहां पे भी इस तरह के टोपोग्राफी या लैंडफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपका मशरूम राग, गारा या छत्रक शिला। इस तरह से भी इसकी आकृति बनती है, आप देख सकते हैं। इसमें छाते जैसा इसका आकार इसमें आपको दिखेगा। इसका मूल कॉन्सेप्ट यही है कि ऊपरी हिस्से में कटाव नहीं होता है, निचले वाले हिस्से में पवन द्वारा ज्यादा इसका कटाव किया जाता है। इसलिए अभी तीनों जो आपने देखा उसमें क्या है, नीचे वाले हिस्से में पवन द्वारा ज्यादा अपरदन किया जाता है, यानी ज्यादा उसका कटाव किया जाता है। इस तरह से आपकी इस तरह की आकृति बनती है, यानी इस तरह के लैंड फॉर्म बनते हैं। अगला है हमारा भूस्तंभ। इसमें क्या होता है, शुष्क प्रदेशों में जहां पर असंगठित कोमल शैल के ऊपर कठोर शैल तथा प्रतिरोधी शैल आवरण होता है, ठीक है। कोमल शैल के ऊपर यानी कि नीचे वाले हिस्से में आपका कोमल शैलें होती हैं, यानी कि सॉफ्ट रॉक होता है, और ऊपरी हिस्से में आपका हार्ड रॉक होता है। प्रतिरोधी शैल आवरण, वहां पर नीचे वाले भाग में कोमल शैलों का अपरदन कर लिया जाता है। तो नीचे वाला जो आपका हिस्सा है उसका जो है अपरदन कर लिया जाएगा, यानी कि उसका कटाव कर लिया जाता है पवन द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि जो सॉफ्ट रॉक है वो आसानी से टूट जाएगी। तो निचले वाले हिस्से में मैंने पहले भी बताया था कि पवन का जो निचला वाला हिस्सा है उसमें आपके जो घर्षण करने वाले पदार्थ, घिसने वाले चट्टानों में पदार्थ हैं, यानी कि जो कण होते हैं वो काफी बड़े और नुकीले होते हैं, तो वो आसानी से टूट फूट यानी चट्टानों का अपरदन कर लेते हैं। और ऊपरी भाग कठोर शैलों के स्तंभ के रूप में खड़ा रहता है। अब ये किस तरह से दिखता है इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर आप ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपको बिना इमेज, फिगर और डायग्राम के द्वारा आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो आकृति बनती है, जो स्थलाकृति बनती है, उसी के बारे में बताया जाता है। तो जब किसी चीज के बारे में कि उसकी आकृति कैसी है, तो लिखा हुआ बताने से अच्छा है कि उसको अगर दिखा दिया जाए तो वो चीजें ज्यादा समझ में आती है कि हाँ ये इस तरह से इसकी आकृति बनती है, और क्यों बनती है वो आपको पता चल जाएगी। तो देखिए ये है आपका भूस्तंभ, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर वाले हिस्से में आपका हार्ड रॉक है, निचले वाले हिस्से में जो सॉफ्ट रॉक है उसका जो है पवन द्वारा अपरदन कर लिया जाता है। इस तरह से यहाँ पे कुछ स्पेस दिखता है, आपको दिखेगा, ये आप देख सकते हैं। इसमें इस तरह से इसकी आकृति होती है। तो ये लैंडफॉर्म बनता है। जो आपके हायर एग्जाम्स होते हैं तो उसमें ये लैंडफॉर्म के बारे में पूछ सकता है।
कि जैसे कि आपको दे देगा कि जो छत्रक शिला है या मशरूम रॉक है या भू स्तंभ है, ये जो है इनमें से कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है या कौन सा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, या जो रिवर है, रिवर में अब मैंने आपको इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बताया, तो उसमें भी आपको पूछ देगा कि जो वी आकार घाटी है वो कौन सा लैंडफॉर्म है, इरोजनल लैंडफॉर्म है कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इस तरह से। और आपका डेल्टा को पूछ देगा कि ये कितने, मतलब कि जो चापाकार डेल्टा होता है, जो आपका बर्ड फूड फूट डेल्टा होता है, वो कौन सा होता है, किसके द्वारा बनाया जाता है और कौन सा सबसे ज्यादा फेमस है। तो इस तरह से आपके जो लैंड फॉर्म होते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं जो आपके हायर एग्जाम्स हैं। तो ये हो गया आपका भूस्तंभ। इसमें ये इस इमेज में आप देख सकते हैं इसको। ये देखिए, ये इसकी ली गई जो है पिक है, जहाँ पे ये वास्तव में देखा गया है। ये ऊपर चट्टाने हैं पड़ी हुई, ऐसा लग रहा है कि कोई ला के ऐसे ये रख दिया है, लेकिन ये रखा हुआ नहीं है। इसमें हुआ क्या है कि जो सॉफ्ट रॉक है, चट्टाने हैं, वो पवन के साथ उनका अपरदन कर लिया गया है, यानी वो घर्षित होते होते वो टूट गई हैं, कुछ नीचे गिर गई हैं, कुछ पवन के साथ जो है हवा के द्वारा उनका परिवहन कर लिया गया है। तो जो कठोर चट्टानें होती हैं वो यहाँ पे इस तरह से बची हुई होती हैं। ऐसा लगता है देखने में कि कोई इसको रख के गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको बोलते हैं भू स्तंभ। इस तरह की आकृतियां आपको पहाड़ी क्षेत्रों में और शुष्क क्षेत्रों में और जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पे थोड़ा सा चट्टानी एरिया है यानी पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे इस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी, इस तरह के लैंडफॉर्म देखने को मिलेंगे। अगला है हमारे जिवजेन। इसमें क्या होता है, इसकी आकृति जो है दवात की तरह दिखती है। कैसे होता है ये, जब कठोर चट्टानों के ऊपर कोमल संरचना वाली चट्टानें क्षैतिज रूप में बिछी होती हैं, इस तरह से बिछी होती हैं। किसके ऊपर, कठोर चट्टानों के ऊपर। कठोर चट्टानों के, जैसे कि ये आपका हार्ड रॉक है, इसके ऊपर आपका सॉफ्ट रॉक इस तरह से बिछा हुआ होता है। तब कोमल चट्टानों को काट कर हवाएं ढक्कनदार दवात की आकृति बनाती हैं। ठीक है, तो जो आपका ये है बीच वाले हिस्से में कुछ यहाँ पे इसको कट कर दिया, जहाँ पे उनको सॉफ्ट रॉक मिला, कुछ यहाँ पे कर दिया, कुछ यहाँ पे कर दिया, कुछ यहाँ पे कर दिया, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, इस तरह से जो आपकी आकृति बनती है, जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ज्यूजन बोलते हैं। और वो दवात जैसे होता है ना, वो उसका जो ढक्कन होता है उसकी आकृति का कुछ देखने में ये लगता है। और जब ये और भी ज्यादा इसका इरोजन हो जाता है, अपरदन हो जाता है, तो ये सक्रिय घाटी का रूप ले लेता है। तो ये होता है जियोजन, यानी कि ऊपरी हिस्से का अपरदन हो जाता है, जहाँ पे हवा को सॉफ्ट रॉक मिलती है। चलिए इसको देख लेते हैं कि इसकी आकृति कैसे। इस तरह से देखिए, पहला स्टेप है, यहाँ पे शुरुआत हुई है इस तरह से, यहाँ यानी कि हवा को ज्यादा सॉफ्ट रॉक मिला, आसानी से इसका अपरदन हो गया, यानी इसको तोड़ने फोड़ने में हवा को ज्यादा परेशानी नहीं हुई, और इसके अगल बगल जो है हार्ड रॉक है उसको वो नहीं तोड़ पाई है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद है, फिर जब थोड़ा सा और होता है तो इस तरह से ये घाटी जैसा दिखने लगता है। फिर ये निचले वाले हिस्से में इसका, यहाँ पे चूंकि हार्ड रॉक है, ये हार्ड रॉक है, और फिर यहाँ पे इसको हवा को सॉफ्ट रॉक मिला, तो यहाँ पे ये ज्यादा इसका तोड़ फोड़ यानी परिवहन अपरदन कर रही है।
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसकी आकृति आपको दवात की तरह देखने को मिलेगी और लास्ट में ये इस तरह से मिलेगा। यानी कि ये काफी गहराई तक ये जा सकता है, जहां जहां तक इसको सॉफ्ट रॉक मिलेगी, जहां जहां इसको कोमल चट्टानें मिलेंगी, ये वहां वहां पर अपरदन हवाएं करती हैं, आसानी से ये हो जाता है। इस तरह से ये दिखता है। आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है जीवजन जो है आपका, यहाँ पे इसका कुछ हिस्सा यहाँ से ये टूटा हुआ है और बाकी ये काफी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है, लंबवत रूप में। ये इसकी आकृति आप जो है दवात का जो ढक्कन होता है उस तरह से आप देखने को आपको मिलेगा, ये इस तरह से। और आगे जो है थोड़ी ये बीच में, यानी कि बीच वाले हिस्से में इस तरह ये घाटी जैसा हो जाता है, यहाँ पे इसका ज्यादा इरोजन हो गया, ज्यादा अपरदन कर लिया गया है। इस तरह से ये देखने को मिलता है। ये देखिए, ये जो है जीवजन का जो लास्ट स्टेज होता है वो है, यानी कि जो हार्ड रॉक है आपकी, वो ही बची रह जाती है ऊपरी हिस्से में। बाकी यहाँ घाटी भी देखने को हमको नहीं मिलती है। ये इसका लास्ट स्टेज है, यानी कि जो आधार तन होता है, जो मैदान होता है, ये उससे मिल जाता है। यानी कि जब ये बनना शुरू होगा तब ये इतना जो है इतना इसकी सीमा होगी, यहाँ तक ये चट्टाने यहाँ तक पड़ी होंगी, लेकिन इसका कटाव करते करते हवा द्वारा जो है ये इतना सिर्फ देखने को इस तरह से पहाड़ी नुमा आकृति हमको जगह जगह पे देखने को मिलती है। ये जो है जीवजन का लास्ट स्टेज है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है यार्डंग। यार्डंग में क्या होता है कि जो आपकी हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक होती है, वो हवा जिस दिशा में बहती है, उस जैसे कि हवा इस दिशा से आ रही है तो इस तरफ की तरफ अपना उनका चट्टानों का जो मुख होता है वो इस तरफ होता है। तो हवाएं जब इस इधर से जाती हैं तो निचले वाले भागों में ज्यादा कटाव करती हैं। और मैंने बताया था कि जो कटाव करने वाले हवा में जो बारीक और बड़े छोटे जो कण होते हैं वो निचले हिस्से में हवा के ज्यादा होते हैं, तो निचले हिस्से का ज्यादा कटाव करते हैं। तो इस तरह से जो आकृति बनती है, जो लैंड फॉर्म बनते हैं, उसको यार्डंग बोलते हैं। देख लेते हैं इसको। जब कोमल तथा कठोर चट्टानों की परतें पवन प्रवाह की दिशा में लंबवत होती हैं। अभी मैंने बताया कि जैसे इस तरह से इस तरफ से हवा आ रही है, यहाँ पे आप इस तरह से ले सकते हैं। इस तरह से चट्टाने पड़ी हुई, यानी कि हवा की दिशा की तरफ इस तरह से। तो यहाँ पे निचले हिस्से में हवा इनका कटाव करती है, पवन द्वारा इनका कटाव कर लिया जाता है। तो इससे जो आकृति बनती है वो होता है आपका यार्डंग। लंबवत होता है तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें अधिक अपर्दित होने लगती हैं। वही मैंने अभी बताया कि निचले वाले हिस्से में ज्यादा अपर्दन होता है, वहां पे जो सॉफ्ट रॉक होती हैं, और वहां पर गहरी और लंबी नालियां निर्मित हो जाती हैं। ये आपको नालियों जैसा आकृति आपको देखने को मिलेगा। ये आपको रेगिस्तानी क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, और जो आपके सागर के किनारे वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे आपके ये पर्वतीय क्षेत्र हो गए, यानी कि सागर के किनारे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, कुछ पहाड़ अवस्थित है, या
कुछ कठोर जो है चट्टानें अवस्थित है, वहां भी ये देखने को मिलता है हमको। क्या? यारडंग इसको बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसकी आकृति बनती है। मैंने पहले भी बताया कि हवा जिस तरफ से आती है उस तरफ इनका मुख होता है, इस तरह से। तो ये निचला वाला हिस्सा जो है ज्यादा इसका अपरदन होता है, चट्टानें इसका घर्षण ज्यादा करती हैं निचले वाले हिस्से को। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस तरह की इसकी आकृति बनती है। इस तरह के लैंडफॉर्म जब बनते हैं तो इसको जो है यारडंग बोलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि जिस दिशा की तरफ से हवाएं आ रही हैं, इन चट्टानों का मुख भी उधर की दिशा की ही तरफ है। इस तरह से ये जब होते हैं, आप देखिए इनका झुकाव जो है आगे की तरफ हुआ है। सारी चट्टानें जो सारे हार्ड रॉक हैं उनको आप देख सकते हैं, निचला जो हिस्सा है वहां पे ज्यादा अपरदन किया गया है हवा द्वारा। इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, मैंने पहले भी बताया कि मतलब सागर के किनारे वाले क्षेत्रों में जहाँ पे चट्टानें काफी हार्ड होती हैं और उसके निचले हिस्से में मुलायम चट्टानें होती हैं, तो सागरी जो लहरें होती हैं वो भी इनका कटाव कर लेती हैं। इस तरह की आकृति आपको सागर के किनारे भी देखने को मिलेगी। और हवाओं का प्रवाह जो है सागर में भी बेरोक-टोक तीव्र गति से होता है। काफी उनकी गति जो है बहुत तेज होती है, इसलिए यहाँ पे भी ये काफी हवाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं सागरी क्षेत्रों में और रेगिस्तानी क्षेत्रों में, क्योंकि वहां उनको कोई भी रुकावट नहीं होती बहने में, इसलिए वो इन दो क्षेत्रों में ज्यादा ही एक्टिव होती हैं और तरह तरह के लैंडफॉर्म बनाती हैं। इसमें जो है आपका लहरों का भी योगदान है और हवा का भी योगदान है। इस तरह से आप देख सकते हैं, जिस तरफ से ये लहरें आती हैं उस तरफ की इनका जो है मुख उसी तरफ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है ड्राई कांटर। इसका जो है जब नीचे की तरफ जो है, इसमें होता क्या है, जैसे कोई हार्ड राख है शुष्क क्षेत्रों में या रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो निचले वाले हिस्से में जब पवन द्वारा अपरदन किया जाता है, उन पर जो है घर्षण किया जाता है हवा द्वारा, तो उनकी जो आकृति बनती है वो त्रिकोण जैसी होती है। तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर। इसको देख लेते हैं। पथरीले मरुस्थल में सतह पर खड़े शिलाखंडों पर पवन द्वारा कई दिशाओं से होने वाले अपरदन से तीन फलक वाली ऐसी आकृति निर्मित होती है। इस प्रक्रिया में तीनों फलकें बाहर की तरफ त्रिकोण आकृति में निकली होती हैं या निकले होते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हवा जो है चारों दिशाओं से एक ही स्थान पे एक ही चट्टान पर अटैक करती है, चारों दिशाओं से उसका हवाओं का प्रवाह होता है, तो एक ही तरफ उसमें जो है उन चट्टानों में तीन तरफ फलके होते हैं, यानी उनकी तीन भुजाओं जैसा उनकी आकृति दिखती है। और उसके बाद जो आपका लैंड फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं ड्राई कांटर। त्रिकोण जैसी आकृति दिखती है। अभी हम आपको इमेज में दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें ये यहाँ पे है, एक हिस्सा इसका इस तरफ है, यहाँ पे भी इस तरह से छोटे बड़े आपको देखने को ड्राई कांटर मिल जाएंगे रेगिस्तानी या शुष्क क्षेत्र में, जहाँ पे हवा बेरोक टोक हवा का बहाव होता है।
वहां पे आपको ड्राई कांटर देखने को मिल जाएंगे। अगला देखते हैं। अगला है जालीदार शिला, स्टोन लेटिक। इसमें क्या होता है, पवनों के मार्ग में पड़ने वाले कठोर और कोमल शैलों का अपरदन करके पवनें जालीदार शिला का निर्माण करती हैं। जैसे इसमें कोई भी हार्ड रॉक है या फिर कोई भी चट्टान है, उसमें तो वो कोई भी अगर रॉक है, कोई भी चट्टान है, तो उसमें हार्ड और सॉफ्ट रॉक दोनों भी ही होती हैं। तो कोमल जो चट्टानें होती हैं उनका अपरदन जल्दी कर लिया जाता है, आसानी से हो जाती हैं, वो टूट फूट जाती हैं। तो इस तरह से कोई भी चट्टान है तो जैसे होल होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से आपको देखने को उसमें मिलेंगे। तो जाली जैसी इसकी आकृति आपको देखने में लगती है, इसलिए इसको जालीदार शिला बोलते हैं। देख लेते हैं इसकी आकृति कैसी होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें छोटे बड़े होल आपको दिखेंगे, यानी कि हवा ने जहाँ पे उसको सॉफ्ट रॉक मिला है, उसको हवा अपने साथ यानी विंड लेके गया है, उसको उसका कटाव कर लिया गया है हवा के द्वारा। इस तरह से छोटे बड़े आपको होल दिखेंगे, इतने। इसको बोलते हैं आपका जालीदार शिला, यानी जो शिला है, जो चट्टान है, वो जालीदार देखने को मिलती है। तो इस तरह के जो लैंडफॉर्म बनते हैं उनको जालीदार शिला बोलते हैं। अगला है आपका लास्ट है पुल, ब्रिज। इसमें क्या होता है, कुछ तो ऐसे होते हैं जैसे आपके जो रॉक है, जो चट्टाने हैं, उसमें जो है उसका अपरदन करते करते, उनका इरोजन करते करते हवा जो है एकदम आर पार जो है उसमें इतना ज्यादा होल हो जाता है कि इंसान इस तरफ से उस पर जा सकता है, और बीच में ऊपरी जो चट्टाने होती हैं वो पुल जैसी दिखने लगती हैं। तो उससे जो आकृति बनती है वो है आपका ब्रिज। जब पवन द्वारा जालीदार शिला का अत्यधिक अपरदन कर लिया जाता है तो उसकी आकृति एक मेहराब जैसी होती है, पुल जैसा ये दिखता है ये, या फिर प्रतीत होता है मेहराब जैसे। इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसको आप बोलते हैं। तो ये दो स्थानों को आपस में, यानी कि इधर वाले चट्टान को और इधर वाले चट्टान को, दोनों को आपस में जोड़ता है। यानी कि जो जालीदार शिला था, जो जाली जैसा दिखता था, उसमें इस तरह से छोटे छोटे होल थे, उनका कटाव करते करते पवन ने इन बीच के सारी चट्टानों का कटाव कर लिया। तो ऊपरी जो हिस्से में ये बचा हुआ चट्टान है, ये पुल जैसा आपको दिखने लगेगा, इसलिए इसको पुल बोलते हैं, या खिड़की भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप देखिए, इसका जो है अपरदन इस तरह से, यानी नीचे वाले हिस्से में हवा को सॉफ्ट रॉक मिला, उसको जो है अपने साथ वो उसका तोड़ फोड़ करके, उसका घर्षण करके वो अपने साथ ले गई, और जो उसके हार्ड रॉक है ये बचे हुए रह गए। ये पुल की तरह आपको दिखेंगे, दो चट्टानों को ये आपस में जोड़ रहे हैं। जोड़ने का मतलब ये है कि ये बीच में जो आपको ये खाली स्थान दिख रहा है, ये सारी चट्टानें एक ही है, लेकिन बीच में जो खाली स्थान दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे सॉफ्ट रॉक ज्यादा थी। तो ये हो गया पुल आपका। इसमें आप देख सकते हैं, ये नेशनल पार्क है एक, वहां पे ये इस तरह आपको देखने को
नेचुरल ब्रिज देखने को मिलेगा। नेचर द्वारा इसका क्रिएशन किया गया है। इस तरह से इसकी आकृति आपको देखने को मिलेगी। तो ये हो गया आपका जो पवन द्वारा सारे इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे आपका नदी द्वारा बनता है, उसी तरह पवन द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं उससे उसके अपर्दन द्वारा जो है जो चट्टानों को, कोमल चट्टानों को अपने साथ वो तोड़ फोड़ करके लेके जाती है, और जो हार्ड रॉक होते हैं, बचे होते हैं, उनसे जो है जो जो आपके लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। कौन कौन सा था? इंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, भू स्तंभ और ब्लो आउट, ये सारी चीजें जो है, और जो पुल होता है, जो ब्रिज है, जालीदार शिला, इन सब के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट क्लास में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो हवा द्वारा जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।